Welcome guys. Today we move to CBSE board exam papers class 10th क्लॉजेज। क्लॉजेज से संबंधित जो क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं 10th क्लास के, यहाँ तक कि 9th क्लास में भी ये चैप्टर है क्लॉजेज। तो वहाँ पर जो प्रश्न पूछे जाते हैं तो हमने बोर्ड परीक्षा के पेपरों से आपके लिए एक्सरसाइज तैयार कर रखी है। आज की एक्सरसाइज में आपने क्या करना है, कंप्लीट ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज बाय एडिंग ए क्लॉज। एक क्लॉज जोड़ करके ये जो हर सेंटेंस है इसको पूरा करना है। वो सेंटेंस क्या बनेगा, या तो कॉम्प्लेक्स बनेगा या कंपाउंड बनेगा। अब ये कंपाउंड शब्द आपके लिए नया है। मैं पहले ये बता दूं आपको, सेंटेंस 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 सिंपल सेंटेंस, इसमें एक सब्जेक्ट होता है और एक वर्ब होती है। अगर मैं कहूँ ही रैन सो फास्ट, ये क्या है, एक सिंपल सेंटेंस है। यू विल नॉट सक्सीड, ये क्या है, एक सिंपल सेंटेंस है। ही वॉज नॉट ओनली टर्न आउट ऑफ द क्लास, बट मत बोलो, बट दूसरे वाक्य का कंजक्शन है। यहाँ तक ये क्या है, एक सिंपल सेंटेंस है। यू नीदर केम टू मी, ये क्या है, एक सिंपल सेंटेंस है। यहाँ पर दिया नहीं है, बाकी इसका हिस्सा इसको नहीं बोलूँगा मैं। द ओल्ड मैन सेड, ये एक सिंपल सेंटेंस है। इसमें एक सब्जेक्ट है, एक वर्ब है। द ओल्ड मैन सब्जेक्ट हो गया, सेड वर्ब हो गई। तो ऐसे ही आप समझ गए होंगे कि सिंपल सेंटेंस कहते हैं एक सेंटेंस को जिसमें एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होती है। और कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं कि उसमें एक तो प्रिंसिपल क्लॉज होगी, दूसरी क्लॉज जो है उसके बराबर होगी, उसके समकक्षी होगी, इसलिए इसको कोऑर्डिनेट कहते हैं। ये 4 प्रकार से बनती है और 4 प्रकार से बनने के लिए हमें 4 प्रकार के कंजक्शन की फैमिली चाहिए। तो एक फैमिली, अगर एक जैसी बात हो रही है, उसके जो कंजक्शन है उनकी अपनी एक फैमिली है। उसका जो हेड है, मुखिया है, वो मैं आपको बता देता हूँ, वो है एंड। अगर 2 विरोधाभासी बातें हो रही हैं तो कई कंजक्शन है, उनका मुखिया है बट, ये मैंने बता दिया। अगर विकल्प है, या तो काम करो या फिर नौकरी छोड़ दो, या तो पढ़ाई करो और या स्कूल मत जाओ, ऐसे वाक्य जब होते हैं तो वहाँ पर विकल्प चुनने की बात आती है। मैं आपको एक शब्द दे रहा हूँ, कई कंजक्शन है, एक है और, आप ये और को याद रखो। तेज धूप थी, वो छाया में बैठ गया। वो तेज धूप थी इसलिए वो छाया में बैठ गया। तो ऐसा वाक्य जो होता है, पहले वाले में मतलब पहले वाक्य का प्रभाव दूसरे में आ रहा है, तो यहाँ पर इसको लिए कई कंजक्शन कई हैं। सो की जगह में देयर फोर, हेंस, सिंस, फॉर, लेकिन हम क्या लिखे हैं, सो, ये उसका मुखिया है। तो ये 4 कंजक्शन अगर आप देखते हो तो समझ लो कोऑर्डिनेट क्लॉज बनने वाली है। और कोऑर्डिनेट क्लॉज की विशेषता ये होती है कि वो प्रिंसिपल क्लॉज के समकक्ष होती है। मैं ये कह देता हूँ कि वो प्रिंसिपल क्लॉज की दोस्त होती है। अब है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, इसमें एक प्रिंसिपल क्लॉज होती है, इससे सबऑर्डिनेट क्लॉज। यहाँ पर देखना, जो प्रिंसिपल क्लॉज दे रखी है तो उसकी सबऑर्डिनेट बनाओगे। सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या होती है, नाउन का काम करती है तो नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव का काम करती है तो एडजेक्टिव क्लॉज, एडवर्ब का काम करती है तो एडवर्ब क्लॉज। थोड़ा सा पार्ट्स ऑफ स्पीच में आपको नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब के बारे में जानना पड़ेगा। चलिए अब हम चलते हैं एक्सरसाइज में। इसमें सेंटेंस नंबर क्या कह रहा है, वो कंप्लीट ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज बाय एडिंग ए क्लॉज। नीचे दिए गए वाक्यों में क्लॉज जोड़ करके एक वाक्य बनाओ। अभी ये वाक्य अधूरा है, इसमें क्या जोड़ना है, आपने क्लॉज जोड़ना है। तो जैसे ही रैन सो फास्ट, वो इतना तेज दौड़ा। अगर आपको ध्यान होगा, जब प्रिंसिपल क्लॉज में सो दिया होता है और सच दिया होता है, वो इतनी धीमे से बोली, सी स्पीक्स सो लो, तो हम कहते हैं कि समझ में कुछ भी नहीं आता है। दैट आई कांट अंडरस्टैंड, दैट आई कांट अंडरस्टैंड। ऐसे ही इज़ सो वीक, वो इतना कमज़ोर है कि चल नहीं सकता। ही इज़ सो वीक दैट ही कैन नॉट वॉक। तो ऐसे वाक्य जहाँ सो होता है तो वहाँ डैट होता है। ये क्या हुआ, एडवर्ब क्लॉज ऑफ रिजल्ट। यहाँ सो या सच आएगा, वहाँ डैट से शुरू होगा। डैट के बाद वाला सेंटेंस जो है एडवर्ब क्लॉज ऑफ रिजल्ट होगा। तो यहाँ पर भी ऐसे कर लेते हैं। चलो मैं आपको इसको मिटाता नहीं हूँ, मतलब इसमें नहीं भरता हूँ, अलग से लिख देता हूँ। अगेन आई रिपीट दिस सेंटेंस, ही रैन सो फास्ट, क्या हुआ, एक प्रिंसिपल क्लॉज। ही रैन
सो फास्ट, वो इतना तेज दौड़ा। अब क्या आएगा, जो एडवर्ब क्लॉज आएगी उसमें पहले क्या आएगा, दैट ही ओवरटुक हिज फ्रेंड, दैट ही ओवरटुक हिज फादर, कि उसने अपने पिताजी को भी पीछे कर दिया, उनसे आगे निकल गया। दैट ही ओवरटुक, ओवरटेक से बना है, ओवरटुक हिज फादर, उनसे आगे निकल गया, पिताजी से भी आगे निकल गया। तो क्या बना, दैट से शुरू करता हूं मैं, दैट ही ओवरटुक हिज फादर। क्या है ये, एडवर्ब क्लॉज ऑफ रिजल्ट। कैसे अंदाज लगाया, ये देखो, वो इतना तेज दौड़ा, इसका प्रभाव कहाँ पड़ा, यहाँ दिखाई दे रहा है रिजल्ट उसका। यहाँ देखें आप, सेकेंड सेंटेंस नंबर 2 क्या दिया है, यू विल नॉट सक्सीड, प्रिंसिपल क्लॉज है, यू विल नॉट सक्सीड। आप सफल नहीं होगे, आपको सफलता नहीं मिलेगी। भाई कब तक नहीं मिलेगी, क्या है शर्त, क्या है नियम, क्या है, यह है एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन। जब तक तुम कठिन मेहनत नहीं करते, जब तक तुम सारा पाठ याद नहीं करते, जब तक तुम अपने काम में मन नहीं लगाते। तो ये जो यहाँ नॉट आया है, तो वहाँ क्या आता है, इफ़ की जगह में इफ़ नॉट कंडीशन में, और इफ़ नॉट के लिए एक शब्द है, वो क्या कहलाता है, अनलेस। तो हम किससे शुरू करेंगे, अनलेस, जब तक नहीं, अनलेस यू वर्क हार्ड। तुम सफल नहीं हो सकोगे जब तक कि तुम कठिन मेहनत नहीं करते हो। तो अनलेस से लेकर के यू वर्क हार्ड तक क्या हो गया, एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन। अनलेस का मतलब है नेगेटिव वर्ड है, यहाँ नॉट आया था ना, इसलिए मैंने यहाँ भी नॉट लेना पड़ता है। इफ़ नॉट नहीं लिखा तो क्या लिख दिया, अनलेस। आगे देखो, ही वॉज नॉट ओनली टर्न आउट ऑफ द क्लास, ही वॉज नॉट ओनली टर्नड आउट ऑफ द क्लास। ये प्रिंसिपल क्लॉज है यहाँ तक। ही वॉज नॉट ओनली टर्न आउट ऑफ द क्लास, वो क्लास से न केवल बाहर निकाला गया, टर्न आउट में होता है बाहर कर देना, बाहर निकाल देना, गेट आउट कह देना। तो वह न केवल कक्षा से बाहर निकाला गया, और आपकी मदद के लिए कंजक्शन भी दे दिया उसने, बट। यहाँ ध्यान दो, ये सेकंड नंबर का था ये बट। तो कौन सी क्लॉज आएगी यहाँ पर, सेंटेंस तो कंपाउंड बनेगा, लेकिन जो क्लॉज होती है वो होती है कोऑर्डिनेट क्लॉज। अब जब यहाँ नॉट ओनली आता है, ये मैंने नहीं कहा आपसे, बट तो हमने एक शब्द याद किया, लेकिन इसकी फैमिली, इसमें और भी कंजक्शन है, जैसे अभी मिल गया ये। अगर यहाँ नॉट ओनली आता है तो यहाँ बट ऑल्सो आता है। क्या आता है, नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो निश्चित रूप से आता है, नॉट ओनली बट ऑल्सो। उसको न केवल कक्षा से निकाला गया बल्कि फाइन भी किया गया। बट ऑल्सो, बट क्या कहोगे, बट क्या कहूँ, फाइंड ऑल्सो। अब देखिए, अब ही कौन, ये ही, बट ही, मैं पूरा ही वाक्य लिखता हूँ, बट ही वॉज फाइंड ऑल्सो, ऑल्सो को लास्ट में लिख देते हैं। तो ये था, उसे न केवल कक्षा से निकाला गया बल्कि जुर्माना भी किया गया। ये कैसा वाक्य हुआ, ये हुआ आपका कंपाउंड सेंटेंस बना, और ये क्लॉज कैसे हो गई, कोऑर्डिनेट क्लॉज। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, सेंटेंस नंबर 4, यू नीदर कम टू मी, और उसके बाद दूसरा बंदा अपने, मैं लिख देता हूँ, यू नीदर कम टू मी यू नीदर कम टू मी। तो हम क्या करेंगे, प्रिंसिपल क्लॉज में इसको पहले लिख लेंगे।
क्या लिखना है मुझे? यू नीदर कम टू मी, आप न तो मेरे पास आए, प्रिंसिपल क्लॉज है ये। अब आपने इसके आगे सबऑर्डिनेट क्लॉज या कोऑर्डिनेट क्लॉज। देखिए जब यहाँ नीदर आया है तो यहाँ क्या आएगा? नॉर। यहाँ देखो मैंने क्या लिखा था आपको? और, अदरवाइज, नीदर नॉर, आइदर और। तो इसलिए क्या होता है यहाँ पर? यू नीदर कम टू मी, इसके साथ आता है नॉर। अब यहाँ से जो बनेगा वो कोऑर्डिनेट क्लॉज बनेगी, सबऑर्डिनेट नहीं बनेगी। नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब नहीं बनेगा। जो क्लॉज बनेगी वो इसके समकक्ष होगी, इसकी दोस्त होगी। उस क्लॉज को कहते हैं कोऑर्डिनेट क्लॉज। ध्यान देना, इनको कहते हैं सबऑर्डिनेट क्लॉज, उसको कहते हैं कोऑर्डिनेट क्लॉज। और वो बनाता है कंपाउंड सेंटेंस और ये बनाते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। यू नीदर कम टू मी, न तो तुम मेरे पास आते हो, नॉर यू टेक माई हेल्प, या नॉर यू गो टू कोचिंग। एक टीचर है, वो कह रहे हैं तुम न तो मेरे पास आते हो और न कोचिंग जाते हो। तो क्या होगा? नीदर नॉर। ये जब यहाँ नीदर आया होता है तो यहाँ क्या लेते हैं? नॉर। और नॉर के बाद जो सेंटेंस बन रहा है ये क्या हो गया? कोऑर्डिनेट क्लॉज। नॉर यू गो टू कोचिंग, आप कोचिंग भी नहीं जाते हो, ये कहने का सही। इतना टुकड़ा जो है इसी के बराबर वैल्यू रखता है, इसका दोस्त है, ये इस पर आश्रित नहीं है। इसलिए ऐसे क्लॉज को हम यहाँ से लेकर के यहाँ तक के क्लॉज को हम क्या कहेंगे? बताओ। कोऑर्डिनेट क्लॉज। सेंटेंस क्या बना? कंपाउंड सेंटेंस। चलिए, द मैन हु रोट दिस बुक। अब यहाँ पर ध्यान दो, द मैन तो क्या है? सब्जेक्ट है प्रिंसिपल क्लॉज का। हु रोट दिस बुक, मैन को डिफाइन कर रहा है हु ही नहीं कर रहा है, बल्कि हु रोट दिस बुक, पूरा टुकड़ा। लो यहाँ तक का, लो मैं इसमें कॉमा भी रख देता हूँ। ये जो बीच का टुकड़ा है ये कोई क्लॉज है जो अब द मैन, उसके बाद कुछ और लिखना पड़ेगा आपको, उस पर आश्रित है। जिसने यह किताब लिखी, हु रोट दिस बुक, तो ये क्या है? मैन को अगर जब डिफाइन कर रही है तो एडजेक्टिव क्लॉज हुई, क्योंकि नाउन है मैन। नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताने वाले को एडजेक्टिव क्लॉज कहते हैं। तो क्या बना? द मैन हु रोट दिस बुक। अब द मैन के बाद क्या आएगा? मैं लिख देता हूँ पहले। द मैन, असल में आप कहोगे साहब ये बीच में क्यों लिखा? मैं ये इसलिए लिखा कि जिसको वो मॉडिफाई करता है उसके पीछे आना चाहिए हु को। क्या बनाने के लिए? एडजेक्टिव क्लॉज बनाने के लिए। द मैन, कॉमा, हु रोट दिस बुक, ये हो गया आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज। कौन सा सबऑर्डिनेट? एडजेक्टिव क्लॉज। क्यों? क्योंकि ये नाउन को मॉडिफाई कर रहा है या नाउन को क्या कर रहा है? डिफाइन कर रहा है। अब द मैन क्या कहोगे? इसको बना दो इज ए टीचर। इतना तो टुकड़ा अलग कर दीजिए आपने, इज ए टीचर। वो आदमी जिसने ये किताब लिखी एक अध्यापक है। द मैन इज ए टीचर हु रोट दिस बुक, ये है ये वाक्य। द मैन इज ए टीचर हु रोट दिस बुक। लेकिन हमको हु उसके पीछे लिखना पड़ेगा जिसको वो डिफाइन कर रहा है, मैन को डिफाइन कर रहा है, इसलिए हमको ये टुकड़ा बीच में लिखना पड़ा। और बाकी हिस्सा जो प्रिंसिपल क्लॉज का था वो हमने बाद में लिखा। लेकिन जब आपसे कहेंगे प्रिंसिपल क्लॉज क्या है, आप कहोगे द मैन इज ए टीचर, प्रिंसिपल क्लॉज हु रोट दिस बुक, एडजेक्टिव क्लॉज। और ये सेंटेंस क्या बना? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, ये वाला। नेक्स्ट, द ओल्ड मैन सेड। बूढ़े आदमी ने कहा, ये प्रिंसिपल क्लॉज है। द ओल्ड मैन सेड, क्या कहा? कि जीवन में हमेशा गरीबों की मदद करो।
बूढ़े आदमी ने कहा कि खूब मेहनत करो। बूढ़े आदमी ने कहा कि यहाँ एक अजनबी रहता है। बूढ़े आदमी ने कहा कि मंदिर में एक साधु रहता है। तो क्या होगा? द ओल्ड मैन सेड दैट देयर lived a saint in that village. In that village. लो, बूढ़े आदमी ने कहा कि एक गांव में एक संत रहता था। तो ये क्या हो गया? नाउन क्लॉज। क्या कहा? उत्तर यहाँ मिल गया। देयर लिव्ड ए सेंट इन द विलेज। सेंट के बारे में एक जानकारी है हमें, तो नाउन का काम कर रहा, तो नाउन क्लॉज कहलाया। तो क्या हुआ? द मैन सेड प्रिंसिपल क्लॉज दैट देयर लिव्ड ए सेंट इन द विलेज। क्या हो गया? नाउन क्लॉज। क्या बना? सेंटेंस कॉम्प्लेक्स। अब नेक्स्ट 7 क्या दिया है? ही इज़ द मैन। ये वही आदमी है। ही इज़ द मैन। मैन को डिफाइन करेगा तो एडजेक्टिव क्लॉज बनेगा। चलो प्रिंसिपल क्लॉज को लिख लेता हूँ। प्रिंसिपल क्लॉज है ही इज द मैन। बताओ, ये वही आदमी है हु हेल्प्ड मी इन टाइम, जिसने समय पर मेरी मदद की थी। हु सेव्ड माई लाइफ, जिसने मेरा जीवन बचाया था। क्या कहोगे? ही इज़ द मैन। ये वही आदमी है हु, जिसने। तो ये किसके पीछे आया? मैन के पीछे। तो मैन क्या है? नाउन है। नाउन को डिफाइन करने वाला शब्द एडजेक्टिव। तो क्लॉज क्या हो जाएगी? एडजेक्टिव क्लॉज। ही इज़ द मैन हु हेल्प्ड मी इन टाइम, जिसने समय पर मेरी मदद की। ये वही व्यक्ति है। ही इज़ द मैन प्रिंसिपल क्लॉज, हु हेल्प्ड मी इन टाइम एडजेक्टिव क्लॉज। और ये सेंटेंस क्या बनाया? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो ये था आज का वीडियो, जिसमें हमने 10th क्लास के जो पुराने वर्षों के पेपर है सीबीएसई बोर्ड के और स्टेट बोर्ड के, उनको लेकर के आपके लिए एक्सरसाइज तैयार कर रखी है। इस अभ्यास से आप क्लॉजेस के बारे में समझ रहे हैं और 9th क्लास के लिए भी ये अभ्यास बहुत ज़रूरी है। ये चैप्टर बहुत ज़रूरी है। और साथ ही जो एस्पायरेंट हैं एनडीए के या सीडीएस के, तो उनके लिए भी ये छोटी छोटी बातें उनके सिलेबस में हैं, तो उनको इसके लिए अभ्यास करना चाहिए। और अभ्यास करना ही अंग्रेजी सीखने का सबसे अच्छा नियम है, बजाय रटने के। इसके साथ ही आज का ये वीडियो यहीं पर समाप्त हो रहा है। जय हिंद।